नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि बलूचों के हमलों से डरा चीन, कराची में बंद होंगे चीनी बिजनेस, पाकिस्तान संग ड्रैगन की दोस्ती को बड़ा झटका। दूसरी खबर में जिक्र होगा कि संप्रभुता का करे सम्मान, एससीओ बैठक में एनएसए अजीत डोभाल की चीन को जमकर खड़ी खोटी और इसी के साथ पाकिस्तान को भी लताड़ा। तीसरी खबर में आपको बताएंगे कि अमेरिका में भारतीय दूतावास पर हमले को लेकर विदेश मंत्री सख्त, एलएसी तनाव पर क्या बोले आपको बताएंगे। चौथी खबर में जिक्र होगा कि भारत में होने जा रही इस मीटिंग में शामिल होंगे चीन, पाकिस्तान, एन वक्त पर लिया फैसला। और पांचवी खबर में जिक्र होगा कि भारत लोकतंत्र की जननी, समिट फॉर डेमोक्रेसी 2023 में बोले पीएम मोदी। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको विदेश की सेना और पीएम मोदी पर पूरा भरोसा है तो अभी इस वीडियो को लाइक करके कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। बलूचों के हमलों से डरा चीन, कराची में बंद होगा चीनी बिजनेस। इसे मालूम था कि एक दिन चीन को पाकिस्तान में अपना बिजनेस बंद करने की नौबत आ जाएगी, मगर ऐसा हो रहा है। निकेई एशिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की अथॉरिटी ने चीन के कुछ बिजनेस और दुकानों को अस्थायी तौर पर बंद कर दिया है और ये कदम आतंकी हमलों से इन्हें बचाने के मकसद से उठाया गया है। अथॉरिटीज़ का मानना है कि आतंकी हमले पाकिस्तान के सबसे महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय साथी के साथ रिश्ते को बिगाड़ सकते हैं और पिछले कुछ समय से पाकिस्तान में चीन के नागरिकों और प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया जा रहा है और कई खतरनाक आतंकी हमलों में कुछ चीनी नागरिकों की जान भी गई है। तो दोस्तों, पाकिस्तान आतंक का घर है, आतंकियों को पालता है और उसने उसके सबसे अजीज दोस्त चीन को परेशान कर दिया है और अब चीन की कंपनियां पाकिस्तान में ठप पड़ रही हैं और अब उसे बंद करके चीन पाकिस्तान से भागना चाहता है। आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में बताइए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। संप्रभुता का करे सम्मान, एससीओ बैठक में एनएसए डोभाल ने चीन को जमकर सुनाया, पाकिस्तान को भी लताड़ा। जी हाँ दोस्तों, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने बुधवार को संघाई सहयोग संगठन की एक बैठक में बिना नाम लिए चीन और पाकिस्तान पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि समूह के सदस्यों को क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करना चाहिए और आसपास के क्षेत्रों में एक तरफा सैन्य गतिविधियां नहीं करनी चाहिए। नई दिल्ली में एससीओ के शीर्ष सुरक्षा अधिकारियों की एक बैठक को संबोधित करते हुए डोभाल ने क्षेत्रीय संपर्क की आवश्यकता पर जोर दिया, लेकिन ये भी कहा कि इस तरह की पहल परामर्शी और पारदर्शी होनी चाहिए और सभी देशों की संप्रभुता का सम्मान करना चाहिए। बता दें कि डोभाल की ये टिप्पणी चीन और पाकिस्तान द्वारा सीमा पर दिए जा रहे टेंशन के बीच आई है। भारत से लगती सीमाओं पर चीन और पाकिस्तान कुछ न कुछ करते रहते हैं, जिससे दोनों देशों के बीच तनाव की स्थिति लगातार बनी रहती है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। अमेरिका में भारतीय दूतावास पर हमले को लेकर विदेश मंत्री सख्त, एलएसी पर तनाव पर दिया बड़ा बयान। जी हाँ दोस्तों, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने विदेशों में भारतीय दूतावास पर हमले को लेकर बुधवार को कड़ी प्रतिक्रिया दी और कहा कि अगर बोलने की आज़ादी के नाम पर आप इस तरह के हमले की इजाज़त देंगे तो आपको भी अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना होगा। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि हम भारत में अमेरिकी राजदूत को 100% प्यार से समझाएंगे। दरअसल वाशिंगटन डीसी स्थित भारतीय दूतावास के पास अलगाववादी सिख बीते 25 मार्च को एकत्र हुए थे और उन्होंने अमेरिका में भारत के राजदूत तरनजीत सिंह सिद्धू के खिलाफ अपशब्द कहे और उन्हें सार्वजनिक रूप से धमकी दी थी। प्रदर्शन स्थल पर कुछ प्रदर्शनकारी अन्य प्रदर्शनकारियों को हिंसा में शामिल होने और इमारत की खिड़कियां एवं शीशे तोड़ने के लिए भड़काते भी नजर आए और इसी तरह से एक अन्य घटनाक्रम में खालिस्तान समर्थक प्रदर्शनकारियों के एक समूह ने बीते 19 मार्च को सैन फ्रांसिस्को में भारत के वाणिज्य दूतावास में आग लगाने की कोशिश की थी। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। भारत में होने जा रही इस मीटिंग में शामिल होंगे चीन, पाकिस्तान, एन वक्त पर लिया ये फैसला। जी हाँ दोस्तों, भारत की मेजबानी में होने जा रहे संघाई सहयोग संगठन के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की बैठक में पाकिस्तान और चीन ने शामिल होने का फैसला किया है। भारत ने 29 मार्च को एससीओ के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक की मेजबानी की और रूस की सुरक्षा परिषद के सचिव निकोलाई पुत्रसेव एससीओ की सुरक्षा परिषद के सचिवों की बैठक में शामिल हुए। ये बैठक नई दिल्ली में हुई और इसमें शीर्ष राष्ट्रीय सुरक्षा अधिकारी शामिल हुए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। भारत लोकतंत्र की जननी है, समिट फॉर डेमोक्रेसी 2023 में बोले पीएम मोदी। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को समिट फॉर डेमोक्रेसी 2023 को संबोधित करते हुए भारत को लोकतंत्र की जननी बताया और कहा कि लोकतंत्र सिर्फ एक ढांचा नहीं, ये एक आत्मा भी है और ये इस विश्वास पर आधारित है कि
कि हर इंसान की ज़रूरतें और आकांक्षाएं समान रूप से महत्वपूर्ण हैं। और उन्होंने आगे कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था तमाम चुनौतियों के बावजूद भी तेज़ी से आगे बढ़ रही है। आज हमारी सरकार की हर पहल भारत के नागरिकों के सामूहिक प्रयासों से संचालित होती है। पीएम मोदी ने कहा कि हमारी अर्थव्यवस्था का विकास दर तमाम चुनौतियों के बावजूद आगे ही बढ़ रहा है। आज पूरे विश्व में भारत लोकतंत्र की एक अलग पहचान बन चुका है। हमने दूसरे देशों को बताया है कि आखिर लोकतंत्र कैसे चलता है और इसके होने के फायदे क्या क्या हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत में हमारा मार्गदर्शक दर्शन सबका साथ सबका विकास है, जिसका अर्थ है समावेशी विकास के लिए एक साथ काम करना। कई वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भारत सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है और ये स्वयं विश्व में लोकतंत्र के लिए सबसे अच्छा विज्ञापन है। ये अपने आप में कहता है कि डेमोक्रेसी डिलीवर कर सकती है। उन्होंने कहा कि निर्वाचित नेताओं का विचार प्राचीन भारत में बाकी दुनिया से बहुत पहले सामान्य बात था। चाहे जलवायु परिवर्तन से लड़ने का हमारा प्रयास हो, जल संरक्षण का या सभी को स्वच्छ खाना पकाने का ईंधन प्रदान करने का हर पहल भारत के नागरिकों को सामूहिक प्रयासों से संचालित होती है। हमारी वैक्सीन मैत्री पहल ने दुनिया को लाखों वैक्सीन दी। ये वसुधैव कुटुंबकम की भावना से भी निर्देशित था, जो कि एक पृथ्वी, एक परिवार और एक भविष्य है। इससे पहले पीएम मोदी ने विपक्ष के आरोपों पर कहा था कि जब दुनिया के बुद्धिजीवी हमारे देश को लेकर आशावादी हैं, तो इस बीच देश को खराब रोशनी में दिखाने और मनोबल को ठेस पहुंचाने की बातें भी हो रही हैं। दुनिया को भारत ने दिखा दिया है कि लोकतंत्र नतीजे दे सकता है, लेकिन इसके बावजूद भारत आगे बढ़ता रहेगा। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। दुनिया को भारत ने दिखा दिया है कि लोकतंत्र नतीजे दे सकता है। हमारे लोकतंत्र की सफलता से कुछ लोग परेशान हो रहे हैं और इसी वजह से लोकतंत्र पर हमले भी किए जा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भारत आगे बढ़ता रहेगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ, जिसमें आपको बता दें कि भाजपा ने लोकसभा चुनाव 2024 में जीत के लिए बनाया धांसू प्लान। केंद्रीय मंत्री अमित शाह 30 मार्च को हरिद्वार में करेंगे शंखनाद। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि बीजेपी ने आगामी लोकसभा चुनाव 2024 के लिए अभी से रणनीति बनानी शुरू कर दी है और कांग्रेस सहित अन्य राजनीतिक दलों के प्रत्याशियों को मात देने के लिए बीजेपी ने धांसू प्लान भी बनाया है। राजनीतिक सूत्रों की बात माने तो बूथ स्तर से पार्टी संगठन को मजबूती दी जा रही है। चुनाव में जीत को पार्टी कार्यकर्ताओं को सुपर एक्टिव भी किया जा रहा है और पार्टी सूत्रों की माने तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के 30 मार्च के हरिद्वार दौरे में वो चुनावी शंखनाद कर सकते हैं। शाह के दौरे से पहले दिल्ली से स्पेशल टीम हरिद्वार पहुंच गई है और टीम और सुरक्षा एजेंसियों ने कार्यक्रम स्थल का दौरा कर सुरक्षा का जायजा लिया। हरिद्वार पुलिस की ओर से भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। आयुष्मान भारत योजना 2.0 की तैयारी, 40 करोड़ नए लोगों को मिलेगा लाभ। जी हाँ दोस्तों, केंद्र सरकार अगले साल आम चुनाव से पहले देश में आयुष्मान भारत 2 की तैयारी कर रही है और इसके तहत 40 करोड़ नए मध्य आय वाले लोगों को स्वास्थ्य बीमा देने की योजना है। नीति आयोग और स्वास्थ्य मंत्रालय जनसंख्या के इस वर्ग को स्वास्थ्य कवर प्रदान करने के लिए प्रस्तावित योजना की रूपरेखा पर काम कर रहा है। एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने बताया कि योजना लागू करने में सरकार कई विकल्पों की जांच कर रही है। वित्तीय बोझ के साथ सरकार योजना को लागू करने की चुनौती पर भी विचार कर रही है और इस योजना के पहले चरण में 50 करोड़ लोगों को कवर किया गया था और इस तरह से दोनों चरणों में कुल 90 करोड़ लोग तक इसे पहुंचाने की कोशिश हो रही है, जो देश की कुल आबादी का 75% हिस्सा होगा। और इस योजना के तहत शामिल व्यक्तियों से आंशिक योगदान या टॉप अप प्राप्त करने के लिए विकल्प भी सरकार तलाश रही है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ, जिसमें आपको बता दें कर्नाटक चुनाव में बीजेपी बहुमत से जीतेगी। आरक्षण पर राजनीति कर रही है कांग्रेस। धर्मेंद्र प्रधान ने राइजिंग इंडिया में कही ये बात। जी हाँ दोस्तों, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बुधवार को राइजिंग इंडिया सम्मेलन 2023 में कहा कि यहाँ इस बात को लेकर कोई भ्रम नहीं है कि भाजपा कर्नाटक चुनाव 2023 में बहुमत से जीतेगी और लोगों ने बम्बई सरकार की आरक्षण नीति को स्वीकार कर लिया है। उन्होंने कहा कि इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है कि कर्नाटक में भाजपा पूर्ण और स्पष्ट बहुमत से सरकार बनाएगी। राज्यों में पीएम मोदी का प्रभाव बहुत मजबूत है। पूर्वोत्तर के चुनावों ने दिखाया कि भाजपा के पास लोगों का जनादेश है। तो करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। सोने चांदी में जबरदस्त गिरावट, सस्ता हो गया गोल्ड खरीदना, 10 ग्राम का ये है रेट। जी हाँ दोस्तों, सोना चांदी की कीमत में पिछले कुछ दिनों से उठा पटक का दौर बना हुआ है। बुधवार को गोल्ड और सिल्वर की कीमत में मिला जुला रुख देखा गया। सोने की कीमत में मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर दोनों कीमती धातुओं की कीमत में गिरावट देखी गई और दूसरी तरफ सर्राफा बाजार में दोनों धातुओं की कीमत में गिरावट देखी गई। अगस्त 2020 में 56,200 रुपये का रिकॉर्ड बनाने वाला सोना पिछले दिनों 60,000 रुपये के स्तर को पार कर गया था और
इसी तरह चांदी भी 71,000 रुपये का रिकॉर्ड बनाकर वापस नीचे आई है। जानकारों को उम्मीद है कि दिवाली के सीजन में सोने और चांदी के दाम में और तेजी आएगी। सोने के दाम 65,000 रुपये और चांदी के 80,000 रुपये प्रति किलो पर पहुंचने की उम्मीद है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। प्रमुख मनोज पांडे का चीन को साफ संदेश, सीमा पर अब घुसपैठ हुई तो देंगे करारा जवाब। जी हां दोस्तों, सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने चीन को साफ शब्दों में घुसपैठ को लेकर चेताया है और सेना प्रमुख ने कहा है कि घुसपैठ चीन के साथ वास्तविक नियंत्रण रेखा पर तनाव बढ़ने के संभावित कारण बना हुआ है और भारत किसी भी आकस्मिक स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। मनोज पांडे ने कहा कि चीन ने बल जुटाने और सैन्य ऑपरेशन को चलाने के लिए महत्वपूर्ण क्षमता अर्जित की है और लंबे समय से लंबित सीमा समस्या के साथ इन चीजों को अलग नहीं किया जा सकता है। जनरल पांडे ने कहा कि पिछले समझौतों के उल्लंघन में LAC के पार घुसपैठ करने के चीनी प्रयास भारत के लिए चिंता का विषय बने हुए हैं, लेकिन सेना की तैयारी उच्च स्तर की बनी हुई है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। पाकिस्तान से नाराज रूस ने दी बड़ी चेतावनी। क्या है मामला, आपको बता दें दोस्तों कि पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति काफ़ी खराब है, यहाँ तक कि ये अपने देशवासियों के लिए भोजन तक का प्रबंध नहीं कर पा रहा है। ऐसे में वो अपने विदेशी मित्रों के सहारे अपना एक एक दिन गुजार रहा है और इस बुरे हालात में पाकिस्तान अपने दोस्तों को नाराज नहीं करना चाहता, लेकिन खबर है कि रूस इस वक्त पाकिस्तान से नाराज हो गया है। दरअसल रूस से कच्चे तेल का आयात करने की पाकिस्तान की योजना में इस्लामाबाद द्वारा धीमी प्रक्रिया के कारण महत्वपूर्ण बाधा बन गई है, जिसने मॉस्को को परेशान और निराश कर दिया है। सूत्रों के अनुसार मॉस्को ने रूस के कच्चे तेल के आयात की पाकिस्तान की पहल पर गंभीर चिंता व्यक्त की है और इस्लामाबाद को कम से कम एक कच्चा तेल कार्गो आयात करने और अपनी गंभीरता और मंशा स्थापित करने के लिए कहा है। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। चीन के साथ रिश्तों की सजा भुगतेगा पाकिस्तान, अमेरिका करेगा उससे किनारा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पर बड़ी खबर आ रही है। अमेरिका की एक रिपोर्ट पर अगर यकीन करें तो पाकिस्तान और चीन के रिश्ते इस समय काफ़ी मजबूत हैं। दोनों देश एक गठबंधन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, मगर इस गठबंधन में उन देशों को एंट्री नहीं मिलेगी जो चीन के दुश्मन हैं, खासतौर पर अमेरिका। ऐसे में दोनों देशों के इस रिश्ते को एक पूर्ण गठबंधन का दर्जा नहीं मिल पाएगा। अमेरिका और चीन के बीच पिछले काफ़ी समय से तनातनी जारी है और ऐसे में यह अमेरिकी रिपोर्ट साफ तौर पर उसे परेशान करने वाली होगी। रिपोर्ट में मुख्य तौर पर चीन पाकिस्तान के बीच सैन्य रिश्ते के बारे में बात की गई है और रिपोर्ट ऐसे समय में आई है जब चीन पाकिस्तान को संकट से निकालने के लिए उसे कुछ कर्ज देने की तैयारी में है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। भारत पाकिस्तान सीमा पर तलाशी के बाद मिला सफ़ेद रंग का बैग और ड्रोन, एक बड़ा पैकेट भी किया गया बरामद। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने सोमवार की रात अमृतसर सेक्टर में भारत पाकिस्तान सीमा स्थित बॉर्डर ऑब्जर्विंग पोस्ट पर पाकिस्तानी ड्रोन को मार गिराया। वहीं रामतीर्थ के सीमांत इलाके में ड्रोन देखे जाने के बाद BSF ने मंगलवार को 3.25 किलो हेरोइन के साथ 2 लोगों को हिरासत में ले लिया। BSF के जवानों ने सोमवार की रात करीब 8:30 बजे अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर से 700 मीटर और बॉर्डर सिक्योरिटी फेंसिंग के 350 मीटर दायरे पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन आने की आवाज़ सुनने के बाद उसे निशाना लगाते हुए फायरिंग की और इसके बाद जवानों ने रास्ताल पोस्ट के पूरे इलाके को घेर लिया और मंगलवार की सुबह इलाके में सर्च अभियान शुरू कर दिया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। सरकार का 18 फार्मा कंपनियों पर एक्शन, खराब क्वालिटी को लेकर लाइसेंस कर दिए गए रद्द। जी हां दोस्तों, भारत सरकार ने मंगलवार को नकली और खराब क्वालिटी की दवाओं के निर्माण के लिए 18 फार्मा कंपनियों के लाइसेंस रद्द कर दिए हैं और इन कंपनियों को मैन्युफैक्चरिंग बंद करने को कहा गया है। यह आदेश नकली दवा और खराब गुणवत्ता वाली दवा बनाने वाली फार्मा कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई के तहत आया है। ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने कई दवा कंपनियों का निरीक्षण किया था। केंद्र और राज्य की टीमों ने 20 राज्यों में औचक निरीक्षण किया और फिर ये कार्रवाई की गई है। आधिकारिक सूत्रों ने मंगलवार को ये जानकारी दी। नकली दवाओं के निर्माण से संबंधित देश भर की फार्मा कंपनियों पर कड़ी कार्रवाई चल रही है। करीब 15 दिन से अभियान चल रहा है। वहीं इस दौरान हिमाचल प्रदेश में 70, उत्तराखंड में 45 और मध्य प्रदेश में 23 कंपनियों पर कार्रवाई की गई है। कई देशों से भारतीय दवाओं से होने वाली मौतों और बीमारियों की खबरों के बीच ये छापे मारे गए हैं और पिछले महीने गुजरात स्थित फार्मा कंपनी जाइडस लाइफ साइंसेज ने अमेरिकी बाजार से गाउट के इलाज के लिए इस्तेमाल की जाने वाली जेनरिक दवा की 55,000 से अधिक बोतलें वापस मंगाई थी। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। भारत रक्षा संबंधी सभी मामलों में अफ्रीकी साझेदार देशों का समर्थन करने के लिए प्रतिबद्ध, राजनाथ
राजनाथ सिंह का बयान। जी हाँ दोस्तों, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंगलवार को कहा कि भारत अफ्रीकी सहयोगी देशों को उनके सशस्त्र बलों की क्षमता बढ़ाने सहित रक्षा संबंधी मामलों में सहायता प्रदान करने की अपनी प्रतिबद्धता पर अडिग है। उन्होंने कहा कि रक्षा उपकरण और प्लेटफॉर्म के संदर्भ में क्षमता निर्माण अफ्रीका के हमारे भागीदारों के साथ हमारे रक्षा सहयोग का एक और महत्वपूर्ण पहलू है। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। मोदी सरकार ने ले लिया बड़ा फैसला, 6.5 करोड़ लोगों को होगा फायदा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने नया वित्त वर्ष शुरू होने से पहले भविष्य निधि संगठन यानी कि EPFO सब्सक्राइबर्स को बड़ा तोहफा दिया है। मंगलवार को संगठन ने EPF पर मिलने वाली ब्याज दर को 8.10 से बढ़ाकर 8.15% कर दिया है और यानी अब PF अकाउंट में जमा होने वाली रकम पर ज़्यादा ब्याज मिलेगा। और इससे पहले हाल ही में मोदी सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को 4% डियरनेस अलाउंस हाइक का तोहफा दिया था। और अगले साल यानी 2024 में देश में आम चुनाव होने वाले हैं और इससे पहले नरेंद्र मोदी सरकार देश के पेशेवर लोगों के लिए तोहफों की झड़ी लगा रही है। पहले DA हाइक और फिर PF पर मिलने वाले ब्याज में बढ़ोतरी का फैसला। बता दें कि EPFO ने 2021-22 के लिए EPF पर ब्याज दर 8.5% से घटाकर 8.1% कर दी थी, जो कि बीते 40 साल में सबसे न्यूनतम ब्याज दर थी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। 2 लोकसभा सीटों के साथ शुरू हुआ सफर 2019 में 330 तक पहुंचा, PM मोदी का बयान। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नवनिर्मित भाजपा के केंद्रीय कार्यालय का उद्घाटन करने पार्टी मुख्यालय पहुंचे और PM मोदी ने एक ट्वीट के माध्यम से बताया कि पार्टी कार्यालय का ये विस्तार कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा का संचार करेगा। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा समारोह की अध्यक्षता कर रहे थे। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पार्टी के नव निर्मित केंद्रीय कार्यालय परिसर के लोकार्पण के अवसर पर पूजा अर्चना की और इस दौरान उनके साथ पार्टी अध्यक्ष JP नड्डा भी मौजूद रहे। तो दोस्तों, PM मोदी ने पार्टी कार्यालय के विस्तार पर देश भर के कार्यकर्ताओं को बधाई दी और इस कार्यालय को कार्यकर्ताओं के सपनों का विस्तार बताया। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ता पार्टी की प्रगति का प्रतीक हैं। PM ने अपने संबोधन के दौरान 1984 के दंगों का भी जिक्र किया और कहा कि सन 1984 में जो हुआ देश उसे कभी नहीं भूल सकता है और उसके बाद जो चुनाव हुआ उसमें कांग्रेस को बहुमत मिला, लेकिन हम हताश नहीं हुए। हमने फिर से जमीन पर काम किया और अपने संगठन को मजबूत किया, तब जाकर आज हम यहाँ पहुँचे हैं। 2 लोकसभा सीटों के साथ शुरू हुआ सफर 2019 में 330 तक पहुंच गया और आज कई राज्यों में हमें 50% से ज़्यादा वोट मिलते हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। देश की 130 करोड़ आबादी पर गृह मंत्री अमित शाह का बड़ा बयान, बोले कुछ लोग बोझ समझते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने देश की 130 करोड़ आबादी को लेकर बड़ा बयान दिया है। एसोचैम के वार्षिक सत्र भारत एट 100 को संबोधित करते हुए गृह मंत्री शाह ने कहा कि कुछ लोग 130 करोड़ की आबादी को बोझ समझते हैं, लेकिन मैं 130 करोड़ की आबादी को एक बड़ा बाजार मानता हूं। PM मोदी ने पिछले 9 वर्षों में देश के विकास के लिए काम किया है। शाह ने आगे कहा कि PM मोदी ने हमारे सामने 2 लक्ष्य रखे हैं, 2047 तक भारत को पूर्ण विकसित देश बनाने का और 2025 तक $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था का मुकाम हासिल करने का। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। 2 दिन की राहत के बाद फिर मौसम ने मारी पलटी, 10 से ज़्यादा राज्यों में बारिश का अलर्ट। जहाँ दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर भारत को बीते 2 दिनों से बारिश से राहत मिली है। मौसम पूर्वानुमान एजेंसी स्काईमेट के अनुसार अब एक बार फिर देश के कई इलाकों में लोगों को बारिश का सामना करना पड़ सकता है। 30 मार्च की रात से एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में नजर आएगा और इसका असर राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ से लेकर पश्चिम बंगाल तक देखने को मिल सकता है। मौसम विभाग के अनुसार जम्मू कश्मीर के पास भी एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस होने की संभावना है, जो कि उत्तर पूर्व भारत की ओर आएगा और इसका असर बुधवार से उत्तर पश्चिमी भारत में देखने को मिलेगा। वहीं मंगलवार और बुधवार को पूर्वोत्तर भारत में तेज बारिश हो सकती है। इसके अलावा तेज हवाओं के साथ बिजली और आंधी तूफान को लेकर भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। पाकिस्तान को बूंद बूंद का मोहताज बना देगा भारत, बनाया 500 करोड़ रुपए का बड़ा प्लान। जी हाँ दोस्तों, भारत द्वारा अब पाकिस्तान में जाने वाले पानी को लेकर एक बड़ा फैसला किया गया है। भारत अब पाकिस्तान में जा रहे पानी को पूरी तरह से बंद करने वाला है और इस पानी को रोकने के लिए लगभग 500 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। पाकिस्तान में जा रहे पानी को बचाकर अब भारत
भारत में न सिर्फ ज़मीन की सिंचाई की जाएगी बल्कि उससे बिजली भी पैदा की जाएगी। पंजाब के ड्रेनेज विभाग द्वारा बनाई गई इस फ्री विजिबिलिटी रिपोर्ट को अब आयोग से भी मंजूरी मिल गई है। जल आयोग की एक रिपोर्ट के अनुसार करीब 2 साल के पानी के माप की अगर बात की जाए तो सामान्य सीजन में करीब 20,000 क्यूसेक पानी और बारिश के लगभग समय में लगभग 3 से 4 लाख क्यूसेक पानी रोजाना पाकिस्तान की तरफ जाता है। इसे रोकने के लिए अब रावी पर रणजीत सागर बांध बनाकर पानी को रोक लिया जाएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। इजराइल में पीएम के खिलाफ सड़कों पर हजारों लोग, कहा लोकतंत्र के लिए खतरा है नेतन्याहू। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि इजराइल में एक बार फिर प्रधानमंत्री के खिलाफ लोग सड़कों पर उतर गए हैं। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है। नेतन्याहू ने अपने सरकार के रक्षा मंत्री को बर्खास्त कर दिया था, जिस वजह से लोग आक्रोशित हैं और प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि नेतन्याहू लोकतंत्र के लिए खतरनाक साबित हो रहे हैं। रविवार को प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अपनी सरकार के रक्षा मंत्री याव ग्लांट को बर्खास्त कर दिया था और इसके बाद से ही वहां की जनता में आक्रोश है। यरूशलेम स्थित नेतन्याहू के घर के बाहर भी प्रदर्शनकारी इकट्ठा हो गए हैं। हंगामे के कारण पुलिस और सेना के जवानों ने प्रदर्शनकारियों के ऊपर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। प्रदर्शनकारियों ने प्रधानमंत्री पर आरोप लगाते हुए कहा कि न्यायाधीशों और सरकार के बीच की खींचतान लोकतंत्र के लिए खतरा है। भ्रष्टाचार के मामले में घिरे प्रधानमंत्री खुद को जेल से बचाने की कोशिश कर रहे हैं।